दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि थ्योरी का पेपर आप सभी का अच्छा हुआ होगा। और अब आपके सामने एक छोटी सी उलझन है। आप पैनिक हो रहे होंगे वाइवा को लेकर के, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपको किसी तरह की परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपने फिफ्थ सेमेस्टर में बीएनएस सीपीसी पढ़ा हुआ है उसी से क्वेश्चन आते हैं इस पेपर के लिए। और जो फाइल आपने तैयार की हुई है उसी फाइल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो आपने पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। तो इसके बाद इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना है। उम्मीद करूंगा कि यहीं से सारे क्वेश्चन आपके बन जाएं। दूसरा, थोड़ा सा आपको अपने बिहेव को लेकर के सावधान रहना है। यदि एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन पूछा आपसे और वो उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है और सॉरी बोलना है। विनम्रतापूर्वक सॉरी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लेंगे और अगला क्वेश्चन आपको आ रहा होगा शायद, तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे। इसके बाद भी नहीं आ रहा हो तो उसमें भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल आप हम्बली उनको सॉरी बोलें। अगर आप उनको इरिटेट करेंगे, गलत आंसर देने की कोशिश करेंगे, तो ये निगेटिव आपके लिए है। अगर आप सॉरी बोलते हैं तो ये आपके लिए पॉजिटिव है। तो इस तरह से आपने जो पढ़ा हुआ है और इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा रिवीजन के माध्यम से आप बिल्कुल आंसर कर पाएंगे। और रिलैक्स होते हुए, निश्चिंत होते हुए, धैर्यपूर्वक इस वीडियो को पूरा आप देखें। और इसके बाद अगर आपको लगता है तो एक बार फिर से रिवाइज कर लें, तो इसके बाद आपको कहीं से कोई और क्वेश्चन पूछे जाने की कोई संभावना नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे जो फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, फुल नेम एंड कोड ऑफ द पेपर। सबसे पहले वो आपसे पेपर का कोड और नाम ही पूछ लेते हैं कि आपने वास्तव में सही से पढ़ाई की है या फाइल तैयार की है या नहीं। तो इस पेपर का नाम आपका है मूट कोर्ट प्री ट्रायल प्रिपरेशन एंड पार्टिसिपेशन इन ट्रायल प्रोसीडिंग्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और इसका कोड है 6008 यानी 6008। तो ये कोड और ये नाम आपको बताना है, ये ध्यान रखना है। बल्कि पेन से आप एक बार दो बार इसको किसी कागज़ पे लिख लें ताकि आप इसमें ज़रा सा भी कोई भूलने की गुंजाइश ना रहे। और जैसा कि हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, 10 साल 12 साल 15 साल का जो एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र का, कि आप लोग इसमें बार बार दिक्कत करते हैं और आप पेपर का नाम भूल जाते हैं, पूरा नहीं बता पाते हैं। तो बिल्कुल इस मामले में जितनी ही ये छोटी सी बात है उतना ही आपको इस मामले में सतर्क रहना है। व्हाट इज़ मूट कोर्ट? तो मूट कोर्ट का मतलब है यह एक आर्टिफिशियल कोर्ट है जो लॉ स्टूडेंट्स के प्रैक्टिस के लिए क्रिएट की जाती है। और इसमें स्टूडेंट ही लॉयर होते हैं, वही रिसर्चर होते हैं, और उनका ग्रुप बना करके उनको दो पार्टीज़ के रूप में डिवाइड कर दिया जाता है। एक प्रोजिक्यूशन, अगर क्रिमिनल मैटर है तो प्रोजिक्यूशन और डिफेंस हो जाएगा, और अगर वो सिविल केस है तो यहाँ पे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हो जाएंगे। तो इसी पर्पज़ से यह हाइपोथेटिकल केस के आधार पे प्रैक्टिस करने के लिए बनाया गया कोर्ट है, आर्टिफिशियल कोर्ट है, जिसे मूट कोर्ट के नाम से जाना जाता है। डिफरेंस बिटवीन मूट कोर्ट एंड कोर्ट, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की कि मूट कोर्ट आर्टिफिशियल कोर्ट है, यहाँ पे जो केस है वो हाइपोथेटिकल है। और अगर हम कोर्ट की बात करें तो वो रियल कोर्ट है और रियल मैटर है कोर्ट के सामने, और रियल जज द्वारा उसे एक्चुअली डिसाइड किया जाता है और डिक्री या ऑर्डर पास किया जाता है। अब इसके बाद व्हाट इज़ मॉक ट्रायल? मॉक ट्रायल क्या है? टू प्रैक्टिस ए रियल केस एट होम बिफोर प्रेजेंटिंग इट इन रियल कोर्ट इज़ मॉक ट्रायल। यानी कि जब आप वास्तव में मॉक ट्रायल को फेस करने के पहले जब घर पे उसके लिए तैयारियां करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसी बात को हम मॉक ट्रायल के नाम से जानते हैं। व्हाट इज़ मॉक सूट? तो जैसे हम लोगों ने मॉक ट्रायल की बात की उसी तरह से मॉक सूट का भी आंसर आ जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाई प्री ट्रायल प्लीडिंग? प्री ट्रायल प्लीडिंग includes all its steps of trial practice that occur before trial. It includes filing a lawsuit, answering a complaint, trial preparation etc. यानी आप तैयारियां जो कर रहे होते हैं वो सभी इसमें इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाई ट्रायल? ट्रायल का मतलब है, यदि हम इसकी डिफिनीसन की बात करें तो बीएनएस में या सीपीसी में ट्रायल वर्ड को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन बीएनएस में ट्रायल नाम को यूज़ किया गया है, सीपीसी में ट्रायल वर्ड को यूज़ भी नहीं किया गया है, लेकिन दोनों में ट्रायल की प्रोसीडिंग चलती है। और बीएनएसएस में अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे ट्रायल के लिए स्पेसिफिक 4 चैप्टर्स हैं, और इसका जो मतलब निकल के आता है कि किसी एक्यूज्ड के गिल्ट या इनोसेंस को डिटरमाइन करने का जो प्रोसेस है उसी को हम ट्रायल के नाम से जानते हैं। यानी कोई व्यक्ति
किसी व्यक्ति ने दोष किया है, दोषी है वो या निर्दोष है, इस बात का निर्धारण करने की प्रक्रिया को ही हम ट्रायल के नाम से जानते हैं। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ ट्रायल, कितने तरह के ट्रायल होते हैं? अभी जैसा मैंने आपको कहा कि 4 चैप्टर हैं इसी बात के लिए। तो सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल और समरी ट्रायल, ये 4 तरह के ट्रायल की बात की गई है बीएनएसएस में। और वारंट ट्रायल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट और इंस्टीट्यूटेड ऑन अदर देन पुलिस रिपोर्ट। नेक्स्ट, समन केस एंड वारंट केस। तो समन केस को जानने के लिए सबसे पहले वारंट केस को जानना पड़ेगा, क्योंकि वारंट केस की डिफिनेशन का ही उल्टा बता दिया गया है समन केस को। तो बीएनएसएस की सेक्शन 21Z में वारंट को डिफाइन किया गया है, और इसका मतलब है कि ऐसा ऑफेंस जिसको पनिश किया जा सकता है डेथ से, डेथ सेंटेंस से, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से, या 2 साल से अधिक के इम्प्रिजनमेंट से पनिश किया जा सकता है, उन सभी केसेस को हम वारंट केस के नाम से जानते हैं। और समन केस जानना हो तो इसी का उल्टा कर देंगे, यानी जो केसेस वारंट केस नहीं हैं वो सभी समन केस हैं। इसका मतलब 2 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय सभी अपराध समन केस माने जाते हैं। अब इसके बाद और समन केस को डिफाइन किया गया है 21X में। तो हालांकि आपसे इस तरह के वाइबा में सेक्शन वगैरह नहीं पूछते हैं, वो आपसे कंसेप्चुअल क्लियरिटी ही चाहते हैं। व्हाट इज़ सूट, तो सूट क्या है? तो सूट को भी सीपीसी या बीएनएसएस में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन किसी पार्टी के किसी राइट को यदि इंजरी पहुंचाई गई है तो उस राइट को इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट के सामने जब वो जा कर के प्रोसीडिंग को संचालित करता है तो उसी को हम सूट के नाम से जानते हैं। यानी विशेष रूप से ये सिविल मैटर को डिनोट करता है सूट वर्ड, और किसी अपने अधिकार को लागू कराने के लिए, या जैसे अभी आपको किसी से प्रतिकर लेना हो, डैमेजेज लेना हो, तो इसी बात की प्रोसीडिंग को संचालित करने को हम सूट के नाम से जानते हैं। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सूट ऑफ सिविल नेचर, यानी सिविल नेचर के कौन से सूट हैं, क्या एग्जाम्पल्स उनके हो सकते हैं? तो मैटर्स रिलेटिंग टू ईजमेंट, यानी कि सुखाधिकार, यानी आपके मकान में खिड़कियां, दरवाजे, प्रकाश आए, रास्ता आपको मिले, ये इसको हम ईजमेंट के नाम से जानते हैं। एडॉप्शन, मैरिज, टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, इन तरह के जो भी मामले होंगे ये सिविल नेचर के मामले माने जाते हैं। और कौन से मामले सिविल नेचर के नहीं माने जाते हैं? तो यानी पॉलिटिकल क्वेश्चंस, यानी प्योरली पॉलिटिकल क्वेश्चन अगर कहीं इन्वॉल्व है तो इस मैटर को, प्योरली रिलीजियस मैटर को, और सूट एक्सप्रेसली बार्ड, यानी किसी लॉ द्वारा उसको बार कर दिया गया है, तो इन सभी मामलों को हम सिविल नेचर का सूट नहीं मानते। व्हाट इज़ द प्राइमरी फर्स्ट स्टेप ऑफ सिविल लिटिगेशन, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ही सबसे पहला प्राइमरी स्टेप है किसी भी सिविल लिटिगेशन के लिए। और इसके लिए जो तरीके बताए गए हैं फाइल करने के या इंस्टीट्यूट करने के लिए, सेक्शन 6 सीपीसी और ऑर्डर 4 में बताया गया। तो क्या बताया गया है कि कोई भी प्लेंट 2 कॉपी में होगी और एफिडेविट उसके साथ लगाया जाएगा, और जो भी रूल रेगुलेशन है उस रूल रेगुलेशन के अनुसार उसको आप इंस्टीट्यूट करेंगे या फाइल करेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लीडिंग एंड प्लेंट, प्लीडिंग और प्लेंट में क्या डिफरेंस है? तो अब जैसे प्लीडिंग को कहा जाए कि ये खाना है, और प्लेंट जो है चावल है या रोटी है या सब्जी है, यानी उस खाने का एक पार्ट है। यानी प्लीडिंग में सारी बातें शामिल हो जाती हैं और प्लेंट उसका एक पार्ट है। अब आगे हम लोग देखेंगे कैसे। तो प्लीडिंग इंक्लूड्स प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, यानी कि प्लीडिंग में प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट शामिल है। इसका मतलब कि स्वाभाविक है कि प्लीडिंग बड़ा कंसेप्ट है और प्लेंट उसका एक पार्ट है। अब और क्लियरिटी आ जाएगी। ए प्लेंट इज, यानी प्लेंट को अगर हम लोग डिफाइन करें तो ये बात क्लियर हो जाएगी। ए प्लेंट इज ए रिटन एप्लीकेशन मेड बाई प्लेंटिव अगेंस्ट डिफेंडेंट सीकिंग रिलीफ फ्रॉम ए प्लेंट इज प्लीडिंग एंड शुड कन्फर्म टू द प्लीडिंग, यानी प्लेंट क्या है? प्लीडिंग है। अब इसके बाद रिटन स्टेटमेंट को अगर देखें तो रिटन स्टेटमेंट इसी प्लेंट का जवाब है। तो इसका मतलब यानी एक व्यक्ति कोई दावा कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उसका जवाब दे रहा है, और ये दोनों मिला करके इसी को हम प्लीडिंग के नाम से जानते हैं। यानी कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए पार्टीज़ के द्वारा जो कुछ भी फाइल किया जा रहा है कोर्ट के सामने, सब कुछ प्लीडिंग का पार्ट हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाई रिटन स्टेटमेंट? ए रिटन स्टेटमेंट इज़ द रिप्लाई ऑफ द डिफेंडेंट, यानी डिफेंडेंट जो रिप्लाई कर रहा है, किसकी रिप्लाई कर रहा है? तो प्लेंटिफ की। या किसकी रिप्लाई कर रहा है? तो प्लेंट का।
इसी बात को हम रिटेन स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। रिटेन स्टेटमेंट इज ए आंसर और रिस्पॉन्स टू प्लेंट और रिप्लाई टू द प्लेंट फाइल्ड बाय द प्लेंटिव। यानी प्लेंट, आपने ऊपर प्लेंट को देखा, नीचे आपने रिटेन स्टेटमेंट को देखा, और इन सभी को मिला करके, या इवन एक पेज का एप्लीकेशन भी आप देते हैं तो सब कुछ प्लीडिंग है और सब कुछ प्लीडिंग का पार्ट है। पार्टीज ऑफ सूट, यानी सूट की पार्टीज कौन कौन होती हैं? तो स्वाभाविक है कि ऊपर अभी हम लोगों ने देखा प्लेंटिव, जो व्यक्ति कोर्ट के सामने जाकर किसी अधिकार के लिए दावा करता है उसको हम प्लेंटिव के नाम से जानते हैं, और जो व्यक्ति उस प्लेंटिव का जवाब देता है या जो उसका प्रतिरोध करता है, विरोध करता है, उसे हम डिफेंडेंट के नाम से जानते हैं। प्लेंटिव इज ए पर्सन हु फाइल ए सूट, ए डिफेंडेंट इज ए पर्सन अगेंस्ट होम द प्लेंट और सूट इज फाइल्ड बाय द प्लेंटिव। तो पता चल गया आपको। अपील में कौन पार्टी होगा? तो अपीलांट होगा, यानी जो अपील फाइल करेगा, और जो अपील का जवाब देगा उसको हम लोग रेस्पोंडेंट के नाम से जानते हैं। इसी तरह से रिट पिटीशन में अगर बात करें पार्टीज़ की, तो पिटिशनर होता है जो रिट को फाइल करता है, और जो रिट का जवाब देता है उसको हम रेस्पोंडेंट के नाम से जानते हैं। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द प्लेंट एंड रिटेन स्टेटमेंट? इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, यानी उसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका? तो सबसे पहले किसी प्लेंट में हेडिंग होगी, टाइटल होगा, यानी कि कोर्ट का नाम, पार्टीज़ का नाम, उनका एड्रेस वगैरह लिखते हैं आप। इसके बाद मेन बॉडी होती है, मेन बॉडी में आप अपने सारे ग्रीवांसेस को लिखते हैं, यानी कि आपके किस राइट का वायलेशन हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातें आप मेन बॉडी में लिखते हैं। अब उस राइट्स के रिगार्डिंग आप क्लेम यानी रिलीफ क्या पाना चाहते हैं, इसकी बात करते हैं थर्ड पोर्शन में, और लास्ट में आप वेरिफिकेशन करते हैं और एफिडेविट सबमिट करते हैं। अब रिटेन स्टेटमेंट की बात की जाए तो रिटेन स्टेटमेंट में वो हेडिंग और टाइटल तो होगी ही होगी। इसके बाद जो बातें प्लेंटिफ ने मेन बॉडी में लिखी हुई हैं या क्लेम किया हुआ है जो रिलीफ के लिए, उन सभी को आप एडमिट करते हैं या उसको डिनाई करते हैं। तो इस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज, जैसे कि प्लेंटिफ ने 1 नंबर में कुछ लिखा होगा तो आप कहते हैं कि हम 1 नंबर की सारी बातों को डिनाई करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। तो यही बात की जा रही है कि एडमिशंस होगा, डिनायल होगा। इसके बाद फिर अगर आप चाहते हैं कि अपनी तरफ से और कुछ कहना तो उसके लिए आप एडिशनल प्ली भी उसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर लास्ट में आपको भी यानी रिटेन स्टेटमेंट में भी वेरिफिकेशन सिग्नेचर होगा पार्टीज़ का और कौंसल का। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जजमेंट, ऑर्डर एंड डिक्री? जजमेंट का मतलब है कि जिस फाइनल डिसीजन पे कोर्ट पहुंचा है उसके पीछे बेस क्या है, किस बेस पे कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है। यानी कि जो डिक्री आई है या ऑर्डर आया है तो ऑर्डर के पीछे बेस क्या है, तो बेस को हम लोग जजमेंट के नाम से जानते हैं, और जजमेंट का जो इन्फोर्सिएबल पार्ट है उसी को हम लोग ऑर्डर या डिक्री के नाम से जानते हैं। और डिक्री को इन्फोर्स किया जाता है, ऑर्डर को इन्फोर्स किया जाता है, और उसका जो रीज़न है वो ये बताता है कि किस ग्राउंड पे ये ऑर्डर या डिक्री आई है। तो यही तीनों पार्ट हो गया। अब ऑर्डर और डिक्री में अगर डिफरेंस करने की कोशिश की जाए तो डिक्री एक ब्रॉडर सेंस है, और ये सूट का आउटकम हो सकता है, और ऑर्डर जो है उसका एक छोटा पार्ट है, ये सूट में भी दिया जा सकता है और किसी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग भी दिया जा सकता है। तो ये यानी एक ही सूट में कई ऑर्डर हो सकते हैं और डिक्री एक होती है, वो फाइनल प्रिलिमिनरी तो हो सकती है लेकिन मेनली एक ही डिक्री होगी। और डिक्री के द्वारा पार्टीज़ के ग्रीवांसेस का पूरी तरह से सेटलमेंट हो जाता है, पूरी तरह से उनके ग्रीवांस को रिड्रेस कर दिया जाता है, और ऑर्डर में ऐसा आवश्यक नहीं है। ऑर्डर के द्वारा पूरी तरह से ग्रीवांस का रिड्रेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसी सेंस में हमको डिक्री और ऑर्डर को समझना है, इन्हीं का रीज़न जहाँ बताया जाता है उसी को हम लोग जजमेंट के नाम से जानते हैं। अब अगर डिक्री की बात की जाए तो डिक्री अगर फॉर्मल वे में पढ़ा जाए तो डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस। यही बात मैं आपसे कह रहा था कि डिक्री जो है कंक्लूसिवली यानी पूरी तरह से डिटरमाइंस कर देती है राइट्स को पार्टीज़ के, विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द सूट एंड मे बी इधर प्रिलिमिनरी और फाइनल। वो जैसे अभी आपको अगर पार्टीशन का सूट फाइल करना है तो पार्टीशन के केस में पहले तो आपका शेयर डिसाइड किया जाता है तो प्रिलिमिनरी डिक्री आएगी, और फिर जब वास्तव में आपका शेयर किस साइड में होगा, किस दिशा में होगा, ये डिसाइड किया जाता है, तब वो उसको हम फाइनल डिक्री के नाम से जानते हैं। यानी मैंने ये एग्जांपल दिया आपको। और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इंक्लूड है डिक्री में, और डिटर्मिनेशन यानी धारा 144 में कोई डिटर्मिनेशन हो रहा है तो उसको भी हम डिक्री में शामिल मानते हैं। और 2 बातें डिक्री में शामिल नहीं मानी जाती हैं, क्या क्या?
डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, यानी किसी डिफ़ॉल्ट के लिए अगर आपका सूट डिसमिस कर दिया गया तो इसको हम डिक्री नहीं मानते हैं। और एडजुडिकेशन, किसी ऑर्डर, कोई ऐसा एडजुडिकेशन जिसकी अपील ऑर्डर की अपील की तरह से होगी तो उसको भी हम डिक्री नहीं मानते हैं। तो इतना डीप डिटेल में वो नहीं पूछते हैं आपसे, सिर्फ ये पूछ लेते हैं कि जजमेंट क्या है, ऑर्डर क्या है या डिक्री क्या है। तो इस तरह से आपको देखना है। व्हाट डू यू मीन बाई इंटरव्यूइंग सेशन, यानी इंटरव्यूइंग सेशन क्या है? तो जब कोई एडवोकेट अपने क्लाइंट से बातचीत करता है उसके केस के रिगार्डिंग, तो इसी बात को हम इंटरव्यूइंग सेशन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि मीट एन एडवोकेट एंड एडवोकेट आस्क एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट द केस एंड एडवाइस हिम अबाउट हिज प्रॉब्लम। तो इसी बात को हम इंटरव्यूइंग सेशन के नाम से जानते हैं। व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर नीड फॉर फाइलिंग ए सूट? एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूटिंग और फाइलिंग ए सूट द प्लेंटिफ नीड्स प्लेंट, यानी सबसे पहले तो उसको प्लेंट अपना तैयार करना है। कोर्ट फी जो जमा की होगी उसने उसकी रिसीट चाहिए, वकालतनामा चाहिए अधिवक्ता का, एडवोकेट का, और इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे ऊपर हम लोगों ने बात की थी एफिडेविट चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए सूट फाइल करते समय। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट? और यानी कि जब आपका सूट या प्रोजिक्यूशन चल रहा होगा कोर्ट में, तो विटनेस जब आएगा कोर्ट रूम में तो उसका एग्जामिनेशन कैसे होगा? तो सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, दूसरा क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर लास्ट में री एग्जामिनेशन होगा। तो एग्जामिनेशन इन चीफ किसको कहते हैं? तो जो पार्टी अपने विटनेस को बुलाती है उसके द्वारा अपने विटनेस का एग्जामिनेशन जब किया जाता है तो उसी को हम एग्जामिनेशन इन चीफ के नाम से जानते हैं। जब अपोजिट पार्टी उस विटनेस का एग्जामिनेशन करती है तो उसे हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। और जब क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई नई बात आई हो, उस नई बात का एक्सप्लेन कराने की कोशिश या करने की कोशिश की जाती है तो उसी को हम लोग री एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। और ये सभी केसेस में यही सीक्वेंस चलता है। अब इसके बाद हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, तो ये बात बिल्कुल आप सभी को पता है, जैसा कि बीएनएसएस में, सीपीसी में, सभी में ये बातें पढ़ित हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सीक्वेंस है। लेकिन जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बात करते हैं तो सिविल और क्रिमिनल मैटर के अनुसार कोर्ट का नाम या जजेस का नाम चेंज हो जाता है। तो उस रूप में अगर हम बात करें सिविल मैटर की, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो हाईएस्ट कोर्ट है उसको या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको हम डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। उसके नीचे सिविल जज सीनियर डिवीज़न, उसके नीचे सिविल जज जूनियर डिवीज़न। और अगर क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करें तो सेशन जो जज डिस्ट्रिक्ट में सबसे हायर लेवल, उसके नीचे एडिशनल सेशन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम जिसको आप बोलते हैं, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एसीजीएम जिसको आप बोलते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जेएमएफसी और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जेएमएससी। और इसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी क्रिमिनल कोर्ट्स का पार्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास शांति व्यवस्था या पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की होती है। और बहुत से मामले में इनकी भूमिकाएं हैं, इसलिए इनको भी माना गया है क्रिमिनल कोर्ट्स का पार्ट। और ये जो चीज़ें आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा आपके लेक्चर को कवर करने के लिए स्पीड थोड़ी मेरी सी ठीक ठाक है, तो आप इस स्लाइड को का स्क्रीनशॉट ले करके फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं या पूरे वीडियो को एक बार देख सकते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन अभी पहले आपको कंसेप्ट अपना क्लियर कर लेना है कि क्या पूछा जा रहा है, उसका मतलब क्या है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स किसे कहते हैं? तो जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब कि जब कोई लीगल अथॉरिटी या जज किसी मैटर को डिसाइड करने के लिए जब वो जिस प्रक्रिया का पालन कर रहे होते हैं उसी प्रक्रिया को या उसी प्रोसीडिंग को हम लोग जुडिशियल प्रोसीडिंग के नाम से जानते हैं। और जुडिशियल प्रोसीडिंग में ओथ पे एविडेंस लिया जा सकता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग in the course of which evidence is or may be legally taken on oath। तो ये आप कह सकते हैं। और अपनी भाषा में हम लोग कहें तो जज और ऑथराइज्ड लीगल बॉडी एक्टिंग इन एन ऑफिशियल कैपेसिटी, जब वो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में कार्य कर रहे होते हैं या किसी मैटर को डिसाइड कर रहे होते हैं, तो इसी बात को हम लोग जुडिशियल प्रोसीडिंग के नाम से जानते हैं। ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, यानी किसी प्लेंट को किन ग्राउंड्स पे रिजेक्ट किया जा सकता है। तो यदि वो टाइम बार्ड है, बार्ड बाई यानी लॉ, वांट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, लेस स्टैम्प यानी स्टैंपिंग कम की गई है, वांट ऑफ कोर्ट फी यानी ये इसी का पार्ट है, स्टैम्प कम लगाया गया यानी कोर्ट फी कम जमा की गई, लेस इवेल्युएशन यानी उस सूट के प्रॉपर्टी का इवेल्युएशन कम किया गया,
नो फ़ी फॉर प्रोसेस, यानी जो समन या वारंटी इशू होना है उसके लिए प्रॉपर फ़ी सबमिट नहीं करेगी, तो इस आधार पे किसी भी क्लेम को रिजेक्ट किया जा सकता है। व्हाट इज़ सेट ऑफ? सेट ऑफ क्या है? तो इसको हम लोग अपनी सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट, यानी कि ए को 100 रुपया चाहिए बी से और बी को 50 रुपया चाहिए ए से। तो अब अगर इसके लिए डिक्री दोनों के फेवर में आ गई, मान लीजिए एक के फेवर में 100 रुपये की, एक के फेवर में 50 रुपये की है, तो -50 रुपये करके 50 रुपया दिला दिया जाएगा बी के द्वारा ए को, तो ये डिक्री का एग्जीक्यूशन मान लिया जाएगा, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। इसी बात को हम लोग सेट ऑफ के नाम से जानते हैं। सेट ऑफ दो तरह का होता है, लीगल सेट ऑफ जिसके लिए बात की गई है ऑर्डर 8 रूल 6 में, यानी यहाँ पे जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं इसको पूरा करने के बाद, यानी कि मनी सूट हो, मनी की रिकवरी के लिए सूट हो, सर्टेन अमाउंट हो, इस तरह की सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होंगी, तो इसी को हम लीगल सेट ऑफ के नाम से जानते हैं। और जब ये ऊपर वाली रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं भी हो पा रही हों और एंड ऑफ जस्टिस के लिए कोर्ट सेट ऑफ को यूज़ करता है, तो इसी को हम लोग इक्विटेबल या न्यायिक सेट ऑफ के नाम से जानते हैं। और इसकी बात की गई है ऑर्डर 20 रूल 19 में। और इस तरह से रूल ऑर्डर वगैरह आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, बस कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। व्हाट इज सेट ऑफ? तो सेट ऑफ में एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट, तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। लीगल सेट ऑफ पूछ लिया जाए तो आपको बता देना है कि ऑर्डर 8 का अगर आपको ध्यान है तो आप ऑर्डर 8 रूल 6 की बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कह सकते हैं कि सीपीसी के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जब सेट ऑफ कराया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो इसे हम लीगल सेट ऑफ के नाम से जानते हैं। और जब सीपीसी के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जा करके सेट ऑफ करा दिया जाता है एंड ऑफ जस्टिस के लिए, तो इसी को हम इक्विटेबल सेट ऑफ के नाम से जानते हैं। अब दूसरा टर्म्स आपसे पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ काउंटर क्लेम? तो काउंटर क्लेम का मतलब कि जब प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट, तो डिफेंडेंट जब अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है तो उसके साथ वो अपना कोई एडिशनल क्लेम अगर करता है, तो उसी एडिशनल क्लेम को हम लोग काउंटर क्लेम के नाम से जानते हैं। यानी ओरिजिनल जो प्लेंटिफ का क्लेम है उसके अलावा वो अपना एडिशनल क्लेम जो फाइल कर रहा है, उसी को हम लोग काउंटर क्लेम के नाम से जानते हैं। और इसकी बात की गई है ऑर्डर 8 रूल 6A में। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का क्या मतलब है? तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इन लॉ, द इंस्टीट्यूशन ऑफ ए सूट इज़ द फॉर्मल कमेंसमेंट ऑफ ए सिविल प्रोसीडिंग, यानी सिविल प्रोसीडिंग जब आप स्टार्ट करते हैं तो इसी को हम इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के नाम से जानते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ए प्लेंटिफ द कंप्लेनिंग पार्टी अप्रोच ए कोर्ट टू एनफोर्स ए लीगल राइट, यानी अपने अधिकार को इन्फोर्स करने के लिए जब कोई पार्टी कोर्ट में जाती है तो उसी बात को हम इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के नाम से जानते हैं। और किस बात के लिए जा सकती है? तो वो कंपनसेशन के लिए जा सकती है, किसी दूसरे और ग्रीवांस के लिए जा सकती है। किसके अगेंस्ट जाएगी? तो डिफेंडेंट के अगेंस्ट जाएगी। रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या है? तो जब कई लोगों के ग्रुप से जुड़ा हुआ मामला हो और उस ग्रुप के सभी लोग कोर्ट में नहीं जाते हैं, बल्कि उस ग्रुप के 1 या 2 लोगों को अथराइज्ड कर दिया जाता है सभी के बिहाफ पे, तो उस जो 1-2 लोग जाकर के सूट फाइल करेंगे, वो कैसा सूट फाइल करेंगे? रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल करेंगे, यानी कि सभी के बिहाफ पे किसी व्यक्ति द्वारा सूट फाइल किया जाना ही रिप्रेजेंटेटिव सूट कहलाता है। अब इसके बाद यानी कि इनकी अपनी कॉमन प्रॉब्लम के लिए, कॉमन इंटरेस्ट के लिए किसी एक व्यक्ति या 2 व्यक्तियों द्वारा सूट फाइल, पूरे ग्रुप के लिए सूट फाइल करना ही रिप्रेजेंटेटिव सूट कहलाता है। अब पीआईएल क्या है? तो पीआईएल और रिप्रेजेंटेटिव सूट में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, यानी कि दोनों जगह पे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, लेकिन अगर हम रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात करें तो यहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, सभी का इंटरेस्ट होना चाहिए और सभी के लिए एक व्यक्ति अथराइज्ड है और वो व्यक्ति जाकर के रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में पूरे ग्रुप को। लेकिन पीआईएल के लिए आपका भी इंटरेस्ट उस मामले में होना आवश्यक नहीं है, यही इन दोनों को अलग करता है। यानी पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट के लिए कोई व्यक्ति कोर्ट में रिट फाइल करता है तो वहाँ उस पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट में उसका स्वयं का इंटरेस्ट न भी हो तो वो पीआईएल फाइल कर सकता है। और पीआईएल का मतलब है कि लोकस स्टैंडाई, यानी कि हमारे कोर्ट सिस्टम का ये रूल है कि जिस व्यक्ति का कोई ग्रीवांस है उसे कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ेगा और कोर्ट में वो प्रेजेंट होकर अपने ग्रीवांस को बता सकता है और उसके रिडेसल की बात कर सकता है। तो पीआईएल में इसी लोकस स्टैंडाई को
रिलैक्स दे दिया जाता है, यानी पार्टी को आने की आवश्यकता नहीं है। यानी मान लीजिए किसी एरिया में, जैसे अभी मान लीजिए कि यमुना नदी के पोल्यूशन की बात हो रही है, तो यमुना नदी में पोल्यूशन की बात हो रही है, लेकिन कोई व्यक्ति कन्याकुमारी में बैठ करके भी वो PIL फाइल कर सकता है कि यमुना के पोल्यूशन से बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है, ये दिक्कतें आ रही हैं और लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसा कोई ऑर्डर दे जिससे कि उसका रिड्रेस हो सके, उस समस्या का समाधान हो सके। तो यानी जिन लोगों की समस्या थी वो कोर्ट में नहीं गए, तो इसी बात को हम कह रहे हैं कि लोकस स्टैंडाई को रिलैक्स दे दिया जाता है, पार्टीज का कोर्ट में आना आवश्यक नहीं है और कोई भी थर्ड पार्टी जा करके रिप्रेजेंट कर सकती है। तो अब PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको आप कहते हैं उसका और रिप्रेजेंटेटिव सूट दोनों का डिफरेंस भी आप कर पाएंगे और दोनों को अलग अलग भी बता पाएंगे। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या हैं? तो फंडामेंटल राइट्स को रिड्रेस करने के लिए जो रेमेडीज़ रिट के माध्यम से दी गई है उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के नाम से जानते हैं। और कुछ मामलों में फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं भी हो रहा होता है, तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मिली हुई है आर्टिकल 226 के माध्यम से। लेकिन मेनली हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के रूप में आर्टिकल 32 को ही देखते हैं और इन 5 रिट्स की बात करते हैं कि 5 रिट्स के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हमें आर्टिकल 32 में मिली हुई है। क्या क्या रिट मिली हुई है ये कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे। लीगल मैकेनिज्म है ये, किस बात के लिए? इस्टेब्लिश्ड विद इन कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए ये मैकेनिज्म मिला हुआ है। तो इसमें रिट कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल 32 में जिन रिट्स की बात की गई है, हैबियस कार्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, सर्सेरारी। तो हैबियस कॉर्पस किस बात के लिए? किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से डिटेन किया गया है तो उसे फ्री कराने के लिए। मैंडेमस, सरकार को कोई आदेश देने के लिए कि आप ये कार्य करें। प्रोहिबिशन, यानी कि किसी ट्रायल कोर्ट वगैरह में कोई प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें कोई इलीगलिटी है, इनवैलिडिटी है, तो उसे प्रोहिबिट करने के लिए। क्वो वारंटो, यानी किसी व्यक्ति ने जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो स्किल या वो क्वालिफिकेशन न रखते हुए कोई पोस्ट होल्ड करता है, तो उससे पूछा जाता है कि आप किस क्वालिफिकेशन के बेस पे ये पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, तो इसी को हम क्वो वारंटो के नाम से जानते हैं। सर्सरारी का मतलब है कि कोई इलीगल आउटकम है कोर्ट का, तो उसे क्वेश्चन करने के लिए सर्सरारी रिट इश्यू की जाती है, यानी इसी को हम क्वासी जुडिशियल रिट कहते हैं इन दोनों को। यानी ये दोनों जुडिशियल रिट हो गई और बाकी जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव या किसी के अगेंस्ट जारी की जा सकती है। डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 32 एंड 226, तो आर्टिकल 32 की बात की जाए तो ये अपने आप में ही फंडामेंटल राइट्स है और 226 अपने आप में फंडामेंटल राइट्स नहीं है, क्योंकि 32 की बात पार्ट 3 में की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ की फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, और 226 की बात बिल्कुल अलग तरीके से की गई है। 32 का यूज़ सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली होता है और 226 का यूज़ हाई कोर्ट में होता है। 32 जो है केवल फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे यूज़ किया जाता है और 226 का यूज़ जो है वो फंडामेंटल राइट्स और अदर राइट्स के लिए भी यूज़ होता है। 32 इस सेंस में 226 से नैरो है और 226 जो है 32 के रिगार्डिंग ब्रॉडर है, यानी इसका स्कोप ज़्यादा है। काइंड्स ऑफ एविडेंस, तो अगर एविडेंस के काइंड्स की बात की जाए तो मेनली ये ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। इसी तरह से बात करें तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूप में होता है, प्राइमरी सेकेंडरी के रूप में होता है। तो इस तरह से इसका डिफरेंस आप बता सकते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति आकर के न्यायालय में ओरली कुछ कह रहा होता है तो इसे आप ओरल एविडेंस कहते हैं। जब कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने पेश किया जाता है तो इसे आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। और प्राइमरी सेकेंडरी इस रूप में आप कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था वो कोर्ट में आप लेके आते हैं तो वो प्राइमरी एविडेंस है। और जब उसकी कॉपी लेकर के आप आते हैं, यानी कॉपी को प्रेस्क्राइब किया गया है वो कॉपी ला रहे हैं आप, तो वो सेकेंडरी एविडेंस है। तो इस तरह से आप एविडेंस को बता सकते हैं। इंटरव्यू टेक्निक क्या है? तो पार्टीज, जैसा हम लोगों ने ऊपर बात की थी, पार्टीज क्लाइंट की बात को सुनना, उससे क्वेश्चन करना और उसे फिर सलाह देना, यही है इंटरव्यू टेक्निक। समन क्या है? तो समन एक आप कहें कि इन्विटेशन है, किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को ऑर्डर देना कि आप फला डेट और फला टाइम में फला कोर्ट में प्रेजेंट हों, उपस्थित हों। इसी बात के लिए जो डॉक्यूमेंट इश्यू किया जाता है उसी को हम लोग
समन के नाम से जानते हैं। वारंट क्या है? वारंट डायरेक्ट पर्सन को इशू नहीं किया जाता है, बल्कि ये किसी अथॉरिटी को इशू किया जाता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करके कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। यानी इस रूप में अगर देखा जाए तो जिस व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है कोर्ट के सामने, उसी व्यक्ति को डायरेक्टली जो डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है उसको हम लोग समन के नाम से जानते हैं, और जो डॉक्यूमेंट किसी अथॉरिटी को इशू करके पर्टिकुलर पर्सन को कोर्ट के सामने पेश करने के लिए इशू किया जाता है उसको हम लोग वारंट के नाम से जानते हैं। तो यानी अगर इस रूप में कहा जाए तो समन डायरेक्ट उपस्थित होने वाले व्यक्ति को जारी किया जाता है, और वारंट उपस्थित होने वाले व्यक्ति को जारी न करके अथॉरिटी को जारी किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ FIR? तो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जो पहली सूचना किसी SHO को दी जाती है तो इसी को हम लोग FIR के नाम से, यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के नाम से इसको जानते हैं। FIR कितने टाइप्स की होती है? तो जनरल FIR जो सामान्य रूप से कोई व्यक्ति जाकर के थाने में दर्ज कराता है, 0 FIR यानी घटना हुई है दिल्ली में और FIR कहाँ पे हो रहा है? FIR हो रहा है मुंबई में, यानी कि घटना वाले क्षेत्र के बाहर जा कर के FIR दर्ज कराने को ही हम लोग 0 FIR के नाम से जानते हैं। यानी इसको नंबर 0 दिया जाता है, कोई नंबरिंग नहीं दी जाती है, और फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उस घटना वाले थाने क्षेत्र को। क्रॉस FIR क्या है? तो यानी जहाँ घटना दो पक्षों के बीच में हुई, तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के और दूसरे व्यक्ति ने पहले वाले व्यक्ति के अगेंस्ट FIR दर्ज कराई, तो इसी को हम लोग क्रॉस FIR के नाम से जानते हैं। EFIR क्या है? तो यानी जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से FIR दर्ज कराते हैं तो इसी को हम लोग EFIR या इलेक्ट्रॉनिक FIR के नाम से जानते हैं। तो यहाँ भी FIR दर्ज कराने के 3 दिनों के भीतर पार्टी को जा करके साइन करना पड़ता है और तब वो FIR रिकॉर्ड पे ले ली जाती है। NCR क्या है? तो ऊपर जैसा कि हम लोगों ने कहा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के सेंस में जब पहली सूचना दी जाती है तो इसको हम लोग फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग जब कोई इन्फॉर्मेशन पहली बार दी जाती है तो इसी को हम लोग NCR यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। कंप्लेंट क्या है? तो जैसा कि ये हम लोगों ने ऊपर देखा कि किसी भी अपराध के संदर्भ में जब पुलिस को या SHO को रिपोर्ट दी जाती है तो उसको हम लोग FIR या NCR के नाम से जानते हैं, और उसी ऑफेंस के रिगार्डिंग जब कोर्ट को सूचना दी जाती है कि आप कार्रवाई करें, यानी मजिस्ट्रेट को सूचना दी जा रही है कि मजिस्ट्रेट कार्रवाई करे, तो इसी सूचना को, इसी बात को हम लोग कंप्लेंट के नाम से जानते हैं। ये कंप्लेंट जो है ये कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल दोनों मामलों में दी जा सकती है। ये रिटन हो सकती है, ओरल हो सकती है, और मजिस्ट्रेट से कार्रवाई करने का इसमें निवेदन किया जाता है, और ये नोन या अननोन किसी एक्यूज्ड के अगेंस्ट की जा सकती है। पुलिस रिपोर्ट या चार्जशीट क्या है? तो जब FIR दर्ज होती है तो FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है, और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद जब वो इस इन्वेस्टिगेशन का आउटकम कोर्ट में सबमिट करता है तब इसी बात को हम लोग पुलिस रिपोर्ट या चार्जशीट के नाम से जानते हैं। ये पॉजिटिव रिपोर्ट हो सकती है, ये नेगेटिव रिपोर्ट हो सकती है, दोनों तरह की रिपोर्ट हो सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? तो यानी जिसके संदर्भ में हम लोगों ने FIR की बात की, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है कि जिस ऑफेंस के रिगार्डिंग पुलिस बिना वारंट के या कोर्ट के ऑर्डर के अक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकता है और मामले का इन्वेस्टिगेशन आरंभ कर सकता है, उन सभी अपराधों को, उन सभी मामलों को हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल केस के नाम से जानते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है? तो ऐसा व्यक्ति जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है या प्रोसिक्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, उस ऑफिसर को, उस कोर्ट के ऑफिसर को हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर के नाम से जानते हैं। और इसी का अपोजिट जो पार्टी होती है, जो डिफेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसको हम लोग डिफेंस काउंसिल के नाम से जानते हैं। व्हाट इज़ बेल? तो किसी व्यक्ति को लॉफुल अथॉरिटी से रिलीज़ करना, फ्री करना, और फ्री करते समय उसके ऊपर कुछ टर्म्स कंडीशन इम्पोज करना, इसी बात को हम लोग बेल के नाम से जानते हैं। यानी किसी व्यक्ति को किसी लीगल कस्टडी से कंडीशन के साथ रिलीज़ करना बेल के नाम से जाना जाता है। और ये बेल पुलिस के द्वारा भी दी जा सकती है, किसी ऑफिसर के द्वारा भी दी जा सकती है, और कोर्ट के द्वारा भी दी जा सकती है। व्हाट इज़ एंटिसिपेटरी बेल या प्री अरेस्ट बेल? यानी जब किसी व्यक्ति के अगेंस्ट FIR दर्ज हो जाए या उसे किसी भी तरह से ये आशंका हो जाए कि उसे किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग अरेस्ट किया जाने वाला है, तब वो व्यक्ति जब कोर्ट के पास, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के पास अप्रोच करता है और उसे उसके रिगार्डिंग ये डायरेक्शन दिया जाता है कि इस पर्सन को इस ऑफेंस के रिगार्डिंग यदि अरेस्ट किया जाए
तो इसे बेल पे रिलीज़ कर दिया जाए। तो इसी डायरेक्शन को हम लोग एंटीसिपेटरी बेल के नाम से जानते हैं। रेगुलर बेल क्या है? यानी एक बार अरेस्ट होने के बाद जब वो व्यक्ति अपने बेल का एप्लीकेशन फाइल करता है और उस केस के मेरिट के आधार पर उसे बेल ग्रांट की जाती है, तो उसी को हम लोग रेगुलर बेल के नाम से जानते हैं। और इस रेगुलर बेल की प्रोसीडिंग के पेंडिंग रहने के दौरान जब किसी व्यक्ति को टेम्परेरी बेल ग्रांट कर दी जाती है, तो उसी बात को हम लोग इंटरिम बेल के नाम से जानते हैं। जैसा कि केजरीवाल के मैटर में उनको इंटरिम बेल चुनाव प्रचार करने के लिए दी गई थी। बॉन्ड क्या है? तो यानी बिल, जब किसी व्यक्ति को बेल दी जा रही थी तो वो बॉन्ड फुलफिल करता है। यानी वो क्या करता है? प्रॉमिस करता है कोर्ट से कि जब कोर्ट उसे या पुलिस अधिकारी उसे कहीं बुलाएगा, कभी भी बुलाएगा, तो वो उसके सामने प्रेजेंट होगा। तो इसी बात को, पर्सनल प्रॉमिस को हम लोग बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और जब सियोरिटी के साथ यही प्रॉमिस की जाती है तो इसको हम लोग बिल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इंक्वायरी, व्हाट इज़ इंक्वायरी? तो जब किसी बात की सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए, किसी ट्रुथ को जानने के लिए कोर्ट कोई प्रोसीडिंग कंडक्ट करता है, तो इसको हम लोग इंक्वायरी के नाम से जानते हैं। यानी कोर्ट या मजिस्ट्रेट द्वारा कंडक्ट की जाने वाली किसी कार्रवाई को इंक्वायरी के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज़ इन्वेस्टिगेशन? तो जब कोई संज्ञेय अपराध घटित हो जाता है तो न्यायालय के आदेश के बिना और किसी असंज्ञेय मामले में न्यायालय के आदेश से साक्ष्य एकत्र करने की जो कार्रवाई है, इसी को हम लोग इन्वेस्टिगेशन के नाम से जानते हैं। तो यानी साक्ष्य एकत्र करने के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा या न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा साक्ष्य एकत्र करने की जो भी प्रक्रिया संचालित की जाती है, इसी को हम लोग इन्वेस्टिगेशन के नाम से जानते हैं। बेलेबल ऑफेंस क्या है? तो ऐसा ऑफेंस जहाँ पे अभियुक्त अधिकार के साथ जमानत की मांग करता है, उसी को हम लोग बेलेबल ऑफेंस के नाम से जानते हैं। और जहाँ अधिकार के साथ बेल की डिमांड नहीं की जा सकती बल्कि कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के आधार पे बेल ग्रांट की जाती है, तो उन सभी मामलों को हम लोग नॉन बेलेबल ऑफेंस के नाम से जानते हैं। कस्टडी क्या है? तो किसी व्यक्ति या वस्तु की केयर और कंट्रोल को ही हम लोग कस्टडी के नाम से जानते हैं। यानी अपनी देख रेख में किसी व्यक्ति को ले लेना। यानी पुलिस अधिकारी जब किसी व्यक्ति को अपनी देख रेख में ले लेता है, यानी उसकी फ्रीडम कर्टेल कर दी जाती है, तो उसी को हम लोग कस्टडी के नाम से जानते हैं। तो ये कस्टडी दो तरह की होती है। ये पुलिस कस्टडी भी हो सकती है, जुडिशियल कस्टडी भी हो सकती है। रिमांड क्या है? तो जब पुलिस अधिकारी ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया और पुलिस कस्टडी मांगता है अपने पास, फिर उस व्यक्ति को ले आने की बात करता है, तो यानी रिमांड, जैसा कि इसका डिक्शनरी मीनिंग है, यानी फिर से वापस भेज देना। तो पुलिस उसके पास लेकर के आई, न्यायालय के पास लेकर के आई और न्यायालय ने वापस भेज दिया, तो इसी बात को हम लोग रिमांड के नाम से भी कभी कभी जानते हैं। यानी कि हम लोग इसको पुलिस कस्टडी के नाम से भी जान सकते हैं, इसको रिमांड के नाम से भी जान सकते हैं। तो रिमांड को कई सेंस में यूज किया जाता है। जब कोई सीनियर कोर्ट अपने इन्फीरियर कोर्ट को कोई मैटर वापस करता है, तो उसको भी हम लोग रिमांड के नाम से जानते हैं। जब कोर्ट किसी अभियुक्त को पुरानी ओरिजिनल कस्टडी में भेजता है, तो उसको भी हम लोग रिमांड के नाम से जानते हैं। तो यानी जेल से कोई एक्यूज्ड आया कोर्ट में, फिर जेल भेजा जा रहा है, तो उसको भी रिमांड के नाम से जानते हैं। पुलिस लेकर के आती है, फिर से पुलिस कस्टडी में दिया जा रहा है व्यक्ति, तो उसको भी रिमांड के नाम से जानते हैं। और पुलिस रिमांड, पुलिस कस्टडी के भी नाम से कभी इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या है? यानी किसी व्यक्ति के लास्ट ब्रीथ तक इम्प्रिजनमेंट में रहने की बात को ही हम लोग लाइफ इम्प्रिजनमेंट के नाम से जानते हैं। यानी टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ द एक्यूज्ड, या उसके अंतिम यानी जीवन के अंत तक जेल में रहने की जो सज़ा है या दंड है, उसी को हम लोग लाइफ इम्प्रिजनमेंट के नाम से जानते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी आपने न्यायालय का अवमान कर दिया, न्यायालय को अपमानित कर दिया आपने, तो इसी बात को हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम से जानते हैं। ये सिविल कंटेम्प्ट होता है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट के होता है, दो तरह का कंटेम्प्ट होता है। तो सिविल कंटेम्प्ट किस बात को कहते हैं? जब आपने पैसिव एक्ट किया हो, यानी आपने अपनी तरफ से कुछ किया ना हो बल्कि आप शांत हों, आप अवहेलना कर रहे हो। तो कैसे अवहेलना करेंगे? डिसओबे, यानी आपके अगेंस्ट समन इशू किया गया, आपने उसका पालन नहीं किया, तो यानी अपनी तरफ से आपने कुछ नहीं किया है, आप केवल शांत हो गए, लेकिन कंटेम्प्ट हो गया कोर्ट का, कोर्ट के बुलाने पे आप नहीं गए, तो ये सिविल कंटेम्प्ट है। और जब आपने अपनी तरफ से कुछ किया, इसी बात को आप कह रहे हैं एक्टिवली अपनी तरफ से आपने किया, यानी अब आप क्या कर रहे हैं? डिफेम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? विथ पब्लिकेशन ऑफ एलिगेशन, कोर्ट के ऊपर ही एलिगेशन लगा रहे हैं। यानी जब CJI के ऊपर जूता फेंका गया
तो ये एक्टिव एक्शन था, तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो जाएगा। और वही कोई व्यक्ति समन इशू करने के बाद कोर्ट में ना जाए तो ये सिविल कंटेम्प्ट हो जाएगा। यानी आपको जब कभी आपके मन में ये आशंका हो कि ये सिविल कंटेम्प्ट बनेगा या क्रिमिनल कंटेम्प्ट बनेगा, तो एक्टिव और पैसिव रोल देख करके आप पार्टी का ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिविल कंटेम्प्ट हो रहा है या क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो रहा है। पैरोल या फरलो क्या है? तो जब किसी पर्सन को, किसी एक्यूज्ड को फाइनली उसकी गिल्ट को इस्टेब्लिश कर दिया जाता है और इसके बाद वो जेल में चला जाता है। जेल में जाने के बाद उसके कंडक्ट, उसके सोसाइटी के टाई अप को देखते हुए, उसके नीड को देखते हुए जब कंडीशनल टेम्परेरी रिलीज़ किया जाता है जेल से उसे, तब उसी बात को हम लोग फरलो या पैरोल के नाम से जानते हैं। और जब अभी प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, यानी ट्रायल चल रहा होता है, अपील चल रही होती है, उस दौरान जब उसे फ्री टेम्परेरी रिलीज़ किया जाता है, कंडीशनल रिलीज़ किया जाता है, तो उसे हम बेल के नाम से जानते हैं। और जब एक बार उसकी गिल्ट इस्टेब्लिश हो जाती है और जेल में वो चला जाता है, वहाँ से उसे कंडीशनल रिलीज़ दी जाती है, तब उसे हम लोग फरलो या पैरोल के नाम से जानते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रायल, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग। प्री ट्रायल प्रोसीडिंग का मतलब जब आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं अपने, यानी कि रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए, प्लेंट फाइल करने के लिए, आप उसके लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो ये इन सारी बातों को हम लोग प्री ट्रायल प्रोसीडिंग के नाम से जानते हैं। और ट्रायल यानी कोर्ट में जब मैटर स्टार्ट हो जाता है, तो उसके जो पहली यानी इनिशियल जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, उन्हीं को हम लोग फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रायल की बात करते हैं। यानी अगर हम लोग क्रिमिनल मैटर्स की बात करें, तो चार्ज फ्रेम होने के पहले की जो प्रोसीडिंग है, उन्हें हम लोग फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रायल के नाम से जान सकते हैं। और उसके बाद का जो प्रोसीडिंग है, उसे हम ट्रायल के नाम से जान सकते हैं। ट्रायल इज़ ए पार्ट ऑफ सिविल और क्रिमिनल मैटर। यानी ट्रायल को हम किसका मैटर मान सकते हैं, यानी सिविल का या क्रिमिनल का? तो ये दोनों में ही यूज़ होता है, लेकिन सिविल मैटर्स में ट्रायल वर्ड यूज़ नहीं किया गया है और क्रिमिनल मैटर में पूरा इसके लिए अलग से 4 चैप्टर बना दिया गया है ट्रायल का। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सप्रेसली इसका नाम लिया गया, इसका वर्णन किया गया है। हालांकि यहाँ पे भी ट्रायल है, क्योंकि ट्रायल का मतलब ही है कि किसी पार्टी के राइट्स को डिटरमाइन करना या किसी पार्टी के गिल्ट को या इनोसेंस को डिटरमाइन करना, तो ये दोनों में होगा, लेकिन एक्सप्रेसली इसका वर्णन क्रिमिनल मैटर में किया जाता है। ल्यूनाटिक ट्रायल क्या है, या अगर कोई व्यक्ति पागल है या अनसाउंड माइंड है, तो उसका ट्रायल कैसे होगा? तो अगर ये साबित हो जाता है कि कोई व्यक्ति ल्यूनाटिक है या अनसाउंड माइंड का है, तो उसके लिए पूरा प्रोविज़न दिया गया है चैप्टर 27 में BNSS के, और इसके लिए सेक्शन 367 से 378 तक वर्णन किया गया है। इसको होल्ड कर दिया जाता है और उस व्यक्ति को रिलीज़ भी किया जा सकता है बेल पे, और जब वो ठीक हो जाता है तब इसका ट्रायल फिर से स्टार्ट किया जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो ट्रायल है क्रिमिनल मैटर में, वो एक्यूज्ड की प्रेजेंस में ही एविडेंस लिए जाने का प्रोविज़न है। तो जब ये अपने मैटर को समझ नहीं पाएगा अनसाउंडनेस के कारण, तो इसलिए इसका ट्रायल कहीं ना कहीं विसिएट करेगा, तो इसीलिए इसके प्रोसीडिंग को रोक दिया जाता है, होल्ड कर दिया जाता है, और जब ये ठीक हो जाता है तब फिर से इसका ट्रायल स्टार्ट किया जाता है। तो आई होप कि आपने बेसिक कंसेप्ट अपना क्लियर किया होगा, क्योंकि आज का ये जो हम लोगों का सेशन था, इसका प्रोसेस, इसका जो पर्पस था वो डीप डिटेल की नॉलेज गेन करना नहीं था, बल्कि जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है, उस पर आप पॉलिश कर लें, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, थोड़ा सा आप का जो ध्यान है उस तरफ आकर्षित हो जाए। मकसद इसका यही था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। आप निश्चित रूप से अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे अपने वाइवा में, और आपको लगता है कि ये यूज़फुल है तो आप अपने नियर डियर को भी इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक करें, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको फिर इस तरह के वीडियो मिल सकें। धन्यवाद।